हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीमर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी काम आता है, डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं और एग्ज़ाम में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी होगी, याद करने की स्ट्रैटेजी हो या क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी हो, आइए हम सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं बच्चों? पॉलीमर अगर बोला जाए कि व्हाट इज पॉलीमर, तो पॉलीमर होते क्या हैं? जब छोटी छोटी यूनिट मिलकर, जिसको मोनोमर बोलते हैं, एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉलीमर। पॉलीमर बनने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। जी हां, ये होता है पॉलीमराइजेशन। तो बात करते हैं बच्चों व्हाट इज पॉलीमर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर होता क्या है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर कहलाते हैं, छोटे छोटे मोनोमर मिलकर एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करें, जिसको बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉलीमराइजेशन। जी हां, आइए डेफिनेशन देखते हैं हम लोग पॉलीमर होता क्या है। आइए, तो आपके पास द टर्म पॉलीमर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल। जी मैंने यही बोला आपके पास यस। बात करें इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको जो आपके पास छोटी छोटी यूनिट है उसको बोलते हैं मोनोमर बोलते हैं, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। यही डेफिनेशन है। द केमिकल रिएक्शन दैट जॉइन द मोनोमर टुगेदर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मतलब पॉलीमर का बनना ही पॉलीमराइजेशन होता है। जी हाँ, आगे बात करते हैं हम लोग। ये पॉलीमर में बात करें हम लोग कि भाई मोनोमर, सर मोनोमर अगर बात करें हम लोग कि अगर सेम टाइप की यूनिट ही जुड़े और अलग अलग यूनिट जुड़े तो वो किस तरह का पॉलीमराइजेशन होगा। हां, तो मैं बात कर रहा हूं अगर मोनोमर हमारे पास सेम टाइप के हुए और मोनोमर ही अलग अलग हुए तो क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सेम टाइप के मोनोमर या छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमराइजेशन, या इस तरह के पॉलीमर को बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। जब सेम टाइप की यूनिट जुड़े और बड़ा मॉलिक्यूल बनाए उसको क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। जी हां, बात आती है सर अगर अलग अलग जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे? अलग अलग यूनिट, अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल अगर जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या? कोपॉलीमर। और इस प्रोसेस को कोपॉलीमराइजेशन। आइए देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। होमोपॉलीमर, तो जैसे कि मैंने बोला होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर के बारे में मैंने बोला आपके बोला कि फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, इसी को बोलते हैं होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल क्या क्या है आइए देखते हैं हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल स्टार्च। जरा देखिए, स्टार्च एक पॉलीमर है। ये किससे मिलकर बना था? ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट मिलती है और क्या बनाती है? स्टार्च बनाती है। नेक्स्ट सेल्यूलोज, तो यहां भी ग्लूकोज लिया जाता है और इससे भी आपके पास क्या बनता है? सेल्यूलोज पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही डेक्स्ट्रिन है, पॉलीथीन है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। पॉलीथीन में क्या होगा? इथीन आपके पास यहां पर पॉलीमराइज होती है और आपके पास पॉलीमराइजेशन करती है। ये मोनोमर होता है, यहां से ये ब्रेक होके इस तरह से एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको पॉलीमर, पॉलीइथीन कहते हैं। ये मोनोमर जो है सेम टाइप के ही आपस में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का एग्जांपल अगर पेपर में आया कि कौन कौन से होमोपॉलीमर है और एग्जाम में दे दिया है कि कौन कौन से आइडेंटिफाई करो कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो कि होमोपॉलीमर का एग्जांपल है, तो अगर दिया होगा तो आप पहचान लोगे। स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा देखिए बच्चों, यहां पर इसी को मैं और बताता हूं। यहां पर आपका टेफ्लॉन जो है, टेट्राफ्लोरोइथेन, इथाइलिन जो होती है इससे मिलकर बना होता है। ये भी एक ही यूनिट से जुड़ते हुए बनता है टेफ्लॉन। उसके बाद नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन कैप्रोलैक्टम से होता है। कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं। 7 मेंबर्ड रिंग होती है बच्चों। यहां पर नाइट्रोजन की अगर बात करें हम लोग, 7 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरह से। ये कैप्रोलैक्टम होता है कि नहीं? यहां पर ये ब्रेक होता है और इस तरह से आपका पॉलीमराइजेशन होता है और यहां पे आपका जो पॉलीमर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर ये जुड़ता है आपके पास
इस तरह से आपका पॉलीमराइजेशन होता है 1 2 3 4 5, तो 5 यहां पर होता है और ये हमारे पास बनाता है क्या, नायलॉन 6, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन। तो बच्चों नायलॉन 6 के फॉर्मेशन के बारे में बताऊं आप लोगों को, तो एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बैकमेंस, बैकमेंस रिएक्शंस के थ्रू ही ये कैप्रोलैक्टम बनता है। कैप्रोलैक्टम जो है ये आपका साइकिल स्ट्रक्चर है, यही कैप्रोलैक्टम है। ये बैकमेंस ने इसको अपने प्रोसेस में बनाया था। मतलब इसका मतलब नायलॉन 6 अगर है, नायलॉन 6 है तो बैकमेन 6 तो नायलॉन 6। बैकमेन्स ने क्या बनाया था, कैप्रोलैक्टम। हां, तो कैप्रोलैक्टम बना, नायलॉन 6 कब आएगा, जब बैकमेन 6, बैकमेन होगा तभी बैकमेन्स के थ्रू ही हमारे पास क्या मिला था, कैप्रोलैक्टम। जी हां, कैप्रोलैक्टम मिला था हमको बैकमेन्स के थ्रू। यस बच्चों, मैं यहां पे आपके साथ बात कर रहा था, कैप्रोलैक्टम जो मिला वो किससे मिला, बैकमेन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन से थ्रू। यहां पर मिलता है हमारे पास नायलॉन 6। ऐसे पॉलीस्टाइरीन, जिसमें स्टाइरिन जुड़ता है, ऑलोन, ये सब किसके एग्जांपल हैं, होमोपॉलीमर के। तो बड़ा आसान होगा अगर पेपर में आया कि भैया इनमें से कौन कौन से होमोपॉलीमर हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे बड़े आराम से। आगे बात करते हैं, हमारे पास यहां पर जरा देखिएगा कि पॉलीमर विच आर फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर। अगर अलग अलग यूनिट मिलती हैं तो उसको अगर 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 मान लो छोटी छोटी यूनिट अलग अलग हो तो उसको क्या बोलेंगे, जो बनने वाला होगा वो कोपॉलीमर होगा। और इस प्रोसेस को कोपॉलीमराइजेशन, अलग अलग जुड़ के अगर पॉलीमर बनाते हैं उसको बोलते हैं नहीं कोपॉलीमर। अगर सेम टाइप के मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीमर। याद रहेगा, अगर सेम टाइप के मिलेंगे होमो, अगर अलग अलग यूनिट मिलके बनाएंगे तो को। आइए देखते हैं कोपॉलीमर के एग्जांपल। चलिए बच्चों, जैसे आपके पास कोपॉलीमर है SAN, स्टाइरिन एंड एक्रोनाइट्राइल। देखिए यहां पे आप जरा देखिएगा, एक्रिलोनाइट्राइल, यहां पे SAN, S का मतलब स्टाइरिन है और ये एक्रिलोनाइट्राइल बताता है। हां, SAN, सैन लिखा हुआ है, इसका मतलब SAN लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टाइरिन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, दोनों अलग अलग है, ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कोपॉलीमर। अगर बोले ABS में कौन कौन से मोनोमर होंगे, अगर पूछ लिया एग्जाम में कि भाई बताइए ABS में कौन कौन से मोनोमर होंगे, क्या ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, तो आप बड़े आराम से बोल देते हो ABS। जरा देखो, A से एक्रिलोनाइट्राइल, B से ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरिन, तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों अलग अलग यूनिट है। तो यहां पर ABS में अगर बोल दिया ABS पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ को और होमो, तो आपका आंसर क्या होगा, को। बोल दिया इसमें यूनिट कौन कौन सी है तो आपको सोचना भी नहीं है। ए का मतलब क्या होगा, एक्रिलोनाइट्राइल, बी का मतलब क्या होगा, ब्यूटाडाइइन एंड एस का मतलब स्टाइरिन। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। अगला रहेगा ब्यूटाइल रबर, आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रिन दिया हुआ है, ये भी कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ब्यूना एस, ये बार बार पूछा जाता है। नायलॉन 6 एंड टेरिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्यूना एस, नाम ब्यूना एस है तो देखिएगा यहां पर मोनोमर क्या क्या होंगे। ब्यूना, ब्यू से जो आवाज आ रही है ब्यूटाडाइइन होगा और एस का मतलब स्टाइरिन, तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर पेपर में आया ब्यूना एस, तो ब्यूना एस क्या होगा, आप बोलोगे ब्यूना एस में कौन कौन से मोनोमर होंगे, तो आपका आंसर होगा ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरिन, दोनों मोनोमर प्रेजेंट होंगे और बनाएंगे क्या, ब्यूना एस। जी हाँ, पेपर में बहुत बार आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका, ब्यूना एस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, तो आंसर होगा कोपॉलीमर, बड़े आराम से। आइए देखते हैं ब्यूना एन, यही यहां पे ब्यूना एन मतलब यहां पर ब्यूटाडाइन तो अभी भी है, एन में क्या आ जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल, तो एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन अगर होगा तो इसको बोलेंगे ब्यूना एन। अब बोल रहा है नायलॉन 6, बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नायलॉन 6 क्या होता है, इसमें 6 आप क्या बोला है, नायलॉन 6 बोल रहा है। नायलॉन 6 हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, ये नायलॉन 6, याद रखना बच्चों, नायलॉन 6 होमोपॉलीमर होता है, नायलॉन 6 कोपॉलीमर होता है। मेरी बात ध्यान रखिए, नायलॉन 6 होमोपॉलीमर होता है जबकि नायलॉन 6
कोपॉलीमर होता है। मतलब यहां डबल 6 है, इसका मतलब अलग अलग यूनिट मिली होगी और यहां पे नायलॉन डबल 6 बनाया होगा। तो इसमें क्या क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन 6 दिख रहा है आप लोगों को, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन जुड़ा हुआ, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इसका मतलब यहां पर हेक्सामिथाइलिन यूनिट होगी यहां पर, और डाई क्या होगा, अमाइन होगा। तो जरा देखिएगा यहां पे 6 का कॉम्बिनेशन मिला, एक 6 कहां से आया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से। एंड दूसरा बोल रहा है एडिपिक एसिड, तो आई होप आप लोग जानते हैं एडिपिक एसिड का फॉर्मूला। एडिपिक एसिड के बारे में बात करें तो यहां पर हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो एडिपिक एसिड क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जी हां, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वो क्या होता है बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहां पर ये जो होता है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास आएंगे वो क्या आएगा, कितने कार्बन आएंगे, तो मैं बता दूं यहां पर बच्चों ये आपके पास कुल मिलाकर क्या बनेगा, ये बनेगा। एडिपिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, ओम्स गैप्स। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक भी CH2 नहीं होता, 0। इसमें 1 होता है, इसमें 2 CH2 होते हैं, इसमें 3 CH2 होते हैं और इसमें 4 CH2 होते हैं। तो मैंने एडिपिक एसिड के बारे में बात करा, तो जरा देखिए नायलॉन 6 में आपके पास एक 6 कहां से आया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से आया, और दूसरा 6 कहां से आया, जरा देखिएगा यहां पर ये एडिपिक एसिड। कितने कार्बन है यहां पर, 4 और 2 6 कार्बन है। तो दोनों के जब मिलते हैं तो दोनों मोनोमर आपस में मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम होता है नायलॉन डबल 6। याद रहेगा नायलॉन डबल 6 कोपॉलीमर है, जबकि नायलॉन 6 होमोपॉलीमर है। नायलॉन डबल 6 में हमारे पास क्या क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड प्लस साथ में कौन होगा, एडिपिक एसिड, या आप बोल सकते हो यहां पर ये 4 मिथाइलिन है और दोनों तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास आता है टेरिलीन। टेरिलीन के बारे में बात करूं बच्चों, तो टेरिलीन जो आपका टेरिकॉट में आपने देखा होगा, सुना होगा, टेरिलीन वो है। आपसे पूछा था टेरिलीन में क्या क्या होगा, तो टेरिलीन में आप क्या बोला, टरथैलिक एसिड होता है, टरथैलिक एसिड, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। यह एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल है, जिसमें एस्टरिफिकेशन होती है, मतलब अगर बोला टेरिलीन क्या होता है, तो टेरिलीन दैट मींस आप बोलते हो टरथैलिक एसिड के साथ कौन जुड़ गया, इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, 2 यूनिट अगर आपका बोला जाए टेरिलीन में क्या क्या होगा, तो टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो ये होता है टरथैलिक एसिड, ये है, ठीक है, ये है। जब ये दोनों ये है प्लस इसके साथ क्या मिल रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों आपके पास एस्टरिफिकेशन करने के बाद, जो एस्टरिफिकेशन देन पॉलीमराइजेशन के बाद जब ये दोनों यूनिट मिलती हैं तो पॉलीमर बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेरिलीन। टेरिलीन में क्या क्या होता है, मोनोमर टरथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। नायलॉन 6 में कौन कौन से मोनोमर होते हैं, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड दूसरा कौन होता है, एडिपिक एसिड। याद रखेंगे मोनोमर्स, ये सभी दोनों के दोनों जो एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, कोपॉलीमर के। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। यहां आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में बात करा तो पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग वे। तो यहां बोला आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्स, सोर्स के बिहाफ पर। आइए देखते हैं सोर्स मतलब कहां से पॉलीमर आया है, कैसे बना है, क्या वो नेचुरल है, क्या उसमें कुछ नेचुरल मिलाकर किसी नेचुरल के साथ कोई एक्स्ट्रा बाहर का मोनोमर मिलाया गया है, क्या वो पूरी तरह से मैन मेड है। तो हम बात करते हैं यहां पर किस तरह 3 तरह के पॉलीमर हमारे पास मिलते हैं, वो की बोलते हैं हम लोग बेस्ड अपॉन सोर्स। तो 3 तरह के सोर्स हैं जिसके भी पे हम पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं। पहला है नेचुरल। नेचुरल मतलब ये नेचुरली ही बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है नेचुरली। जैसे आपने पढ़ा था, यहां पर हम बात कर सकते हैं नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, जो कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में हमारे पास मिलता है या नेचुरली बनाए जाते हैं, अपने आप होते हैं, इसमें कोई फॉर्मेशन एक्स्ट्रा एफर्ट मैन मेड होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। बहुत सारे एग्जांपल हैं नेचुरल पॉलीमर्स, आइए देखिएगा इसका एग्जांपल। पहला प्रोटीन, सुना हुआ है बचपन से,
सबसे पहला टर्म प्रोटीन, इसमें अल्फा एल अमीनो एसिड्स, सारे एल अमीनो एसिड मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, मोनोमर एल अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, सिल्क अमीनो एसिड से बने होते हैं, नेचुरल रबर ये जो होता है आइसोप्रीन से मिलके बना होता है। यहां पर बात करें नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारे पास पार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारे पास कि इनको बायोपॉलीमर कहा जाता है। अगर बोला जाए आपका एग्जांपल्स क्या होगा हमारे पास, अगर बोला जाए यहां पर एग्जांपल्स क्या क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, प्रोटीन से, आरएनए, डीएनए, ये बायोपॉलीमर्स हैं, ये सभी बायोपॉलीमर्स हैं। बायोलॉजिकल हमारा बात करें हमारे पास नेचुरल पॉलीमर विच आर टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर नोन एज बायोपॉलीमर। तो बायोपॉलीमर क्या कहलाएंगे, जो हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके एग्जांपल मैंने दिए हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड आपके पास कौन कौन से, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए। पॉलीसैकेराइड आप लोग सभी जानते हैं, पॉलीसैकेराइड का मतलब मैं बता देता हूं, जब आपके पास मोनोसैकेराइड की 10 से अबाउ यूनिट मिलके आपस में एक आपके पास जो हमारा यूनिट बनाती है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जब छोटे छोटे आपके पास बोला जाए 10 यूनिट का मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो बड़ा यूनिट जो बनता है 10 से ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नेचुरल पॉलीमर के बाद बात करते हैं। अगला जो हमारे पास देगा सेमी सिंथेटिक, इसमें थोड़ा सा मैनमेड हस्तक्षेप होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा मैन के एफर्ट्स लगते हैं, तो इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। मतलब इसमें पूरी तरह से ये नेचुरल नहीं होते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो ऐड किए जाते हैं। तो जैसे आपको बोल रखा है यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर में अगर आप लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं तो उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नेचुरल है, ये आपके पास एक्स्ट्रा, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज ज़ैंथेट, ये सब क्या है, रेयन, ये सब क्या है, जिसमें रेयन को इंपॉर्टेंट करिएगा। रेयन कैसा है, सेमी सिंथेटिक। बात करते हैं हम लोग यहां पर सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें मैनमेड होते हैं, जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पीवीसी, पॉलीथाइलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया है, 666 हो गया है, ये सब क्या है बच्चों हमारे पास, ये सारे के सारे कैसे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं। जी हाँ, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, इसका मतलब जो हम लोग देखते हैं प्लास्टिक है, वायर है, ये सब क्या है हमारे पास, सारे के सारे सिंथेटिक पॉलीमर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास बात करते हैं नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल कौन कौन से हैं, सेमी सिंथेटिक कौन कौन से हैं, एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट पढ़ा था आपने। उसके बाद सिंथेटिक कौन से हैं, ये सारे जो पढ़ते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन 6, नायलॉन 666, ये सब क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर हैं। चलिए बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन शेप के बिहाफ पर लीनियर पॉलीमर। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करें शेप के बिहाफ पर, तो यहां पर हम बात करें कि जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, छोटी छोटी यूनिट मिलती हैं। अब उनका कनेक्शन किस तरह से होता है, अगर वो स्ट्रेट में जुड़ते जाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, तो उसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन में आपके पास स्ट्रेट चेन बनती है, आपके पास टेफ्लॉन जो हो गया वो स्ट्रेट चेन बनती है, वो कैसा है आपके पास, लीनियर पॉलीमर होता है। बात करते हैं लीनियर पॉलीमर, तो यहां पर हमारे पास ये लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, लीनियर होती है, इसमें क्या चेन की तरह इस तरह अटैच होते हैं, देख रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में लाइन से कनेक्टेड होते जाते हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो लीनियर पॉलीमर होते हैं, तो यहां बोल सकते हैं हम लोग द चेन्स आर हाईली ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, द स्ट्रक्चर इज क्लोज पैक्ड इन नेचर ड्यू टू विच दे हैव हाई densities, high melting point and high tensile strength भी हाई होती है। लीनियर पॉलीमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर, लीनियर पॉलीमर फाइबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। यस, आप बात करते हैं नेक्स्ट आगे, नोट दिया हुआ आपके पास ऑल फाइबर आर लीनियर पॉलीमर, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑल फाइबर जो आपके पास है वो लीनियर पॉलीमर है। एग्जाम्पल सेलुलोज, सिल्क,
नायलॉन, टेरिलिन, ये सब लीनियर पॉलीमर हैं। ये सभी क्या है? लीनियर। अगर आपसे बोल दिया जाए, एक चीज ऐड कर लिया जाए कि भैया बताओ टेरिलिन, टेरिलिन सुना है आपने? टेरिलिन के मोनोमर कौन कौन से हैं? टेरिलिन का फॉर्मेशन किस तरह का है? तो आप बोलोगे टेरिलिन जो है इसमें मोनोमर कौन कौन से? टरथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। बोला जाए किस तरह का एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे ये कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। बात करेंगे, अगर बोले कि ये बताइए सिंथेटिक है कि सेमी सिंथेटिक, नेचुरल है, तो आप बोलोगे सिंथेटिक पॉलीमर है। बोला जाए कैसा लीनियर पॉलीमर है कि कैसा ब्रांच है, तो आप बोलोगे लीनियर पॉलीमर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्लियर। अब बात करते हैं, हमारे पास टेरिलिन को मैंने फिर यहां पे पॉइंट आउट करा है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं लीनियर पॉलीमर में भी कंडेंसेशन एज वेल एज एडिशन दोनों हो सकता है। अब मैं बता दूं कंडेंसेशन और एडिशन में क्या होता है। एडिशन में जनरली मोनोमर आपस में ऐड होते आते हैं, जुड़ते जाते हैं, किसी तरह का लॉस नहीं होता है, किसी तरह का मॉलिक्यूलर वेट में कमी ऐसी होती नहीं है। नेक्स्ट कंडेंसेशन में क्या होता है? रिएक्शन होती है जिसमें वाटर या इस तरह के पार्ट जैसे NH3 हो गया, ये निकलते जाते हैं, यानी बोलते वाटर रिमूव होता है। मॉलिक्यूलर वेट में अगर बात किया जाए तो यहां पर जो पहले होता है इसमें कुछ ना कुछ निकलता है। कंडेंसेशन जैसा कि नाम है, वाटर निकलता ही है जनरली। तो ये लीनियर पॉलीमर जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? कंडेंसेशन एज वेल एज एडिशन। तो लीनियर के साथ कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। तो यहां बोल रहा है आपके पास क्या एग्जांपल? सेलुलोज हो गया है, पॉलीपेप्टाइड हो गया है, न्यूक्लिक एसिड हो गया है, नायलॉन, टेरिलिन अगेन आ गए हैं आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन का मतलब देखिएगा, ये यहां पर आप देख ही पा रहे हैं कि ब्रांच चेन में क्या होता है। ब्रांचेस होती हैं, मोनोमर जुड़ेंगे तो ब्रांचेस के फॉर्म में जुड़ते हैं, तो ये होते हैं ब्रांच चेन। अब इसके बारे में अगर आप बात करें तो यहां पर आपका क्या ब्रांच चेन पॉलीमर्स के होते हैं आपके पास मोनोमरिक यूनिट constitute a branch chain. Due to the presence of branches, these polymer do not pack well pack नहीं होते हैं. As a result, branch chain polymer have a low melting point, low densities and टेंसाइल भी क्या होती है इनकी? कम होती है एज कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर। मेरी बात समझ गए? लीनियर पॉलीमर के बारे में बात करी थी तो वहां पे पैकिंग अच्छी होती है, जबकि इसमें पैकिंग इतनी अच्छी होती नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, इसके कारण इसमें एक ड्रॉबैक, एक नुकसान होता है ब्रांच चेन पॉलीमराइजेशन में। क्या होता है? इतना इनका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका डेंसिटी कम होती है, टेंसाइल कम होती है। तो यहां पर लीनियर पॉलीमर से ब्रांच चेन पॉलीमर में बी फॉर्म ड्यू टू एडिशन एज वेल कंडेंसेशन, मतलब इनको फॉर्मेशन भी एडिशन और कंडेंसेशन दोनों से ही हो सकता है बच्चों। यहां पर दोनों से बनेगा। एग्जांपल है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोपैक्टिन के बारे में बता दूं, जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में अमाइलोपैक्टिन पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग अमाइलोपैक्टिन के बारे में बात करी होगी। ओके, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन के बारे में बात की होगी। अमाइलोपैक्टिन ये भी ब्रांच होता है, ग्लाइकोजन ये भी ब्रांच होता है, और ये पॉलीसैकेराइड्स हैं सारे के सारे। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, हमारे पास इनकी लो डेंसिटी होती है, पॉलीइथाइलिन, ये सब आपके पास क्या है? लो डेंसिटी वाले। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस लिंक्ड मतलब आपके पास ज़िगज़ैग क्रॉस लिंक, बहुत ही क्रॉस एकदम नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क में मतलब बहुत ज्यादा, मतलब यूं बोलते हैं, जो हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को दिखाई देते हैं, जैसे क्रॉस लिंक के बारे में बात करें तो आपने जाना होगा एक बेकेलाइट के बारे में। बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होता है। तो यहां बोल रहा है इन दिस पॉलीमर द इनिशियली फॉर्म लीनियर पॉलीमर्स polymeric chains are joined together to form a 3-dimensional, यहां पर 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। ये 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है इस तरह के पॉलीमर को क्या बनाता है? हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल बनाता है। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनने वाली बात, अगर बोला जाए कि भैया बताओ कि क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन में क्या कभी भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, तो आप बोलोगे नहीं, हमेशा कैसा होगा? कंडेंसेशन होगा। इसका मतलब इसमें रिएक्शन होगी, वाटर निकलता ही होगा। तो बात करते हैं क्रॉस लिंक के बारे में। बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पे आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहां पे क्रॉस लिंक होने के कारण क्या हुआ
3 डायमेंशन होने के कारण क्या हुआ, नेटवर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 डायमेंशन होने के कारण क्या हुआ, इसको हार्ड बनाया, रिजिड बनाया, ब्रिटल बनाया। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास क्या पॉलीमर, रेजिन आर क्रॉस लिंक पॉलीमर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आप लोगों को बता दूं कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेकेलाइट, जो कि हमारे यहां पर देखने को मिलता है। स्विचेस जो है वो बेकेलाइट से ही बने हुए हैं, बेकेलाइट्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। बच्चों यहां पर आपके पास जब आपने समझ लिया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, या ये दोनों ही आपके पास बोला जाए तो क्रॉस लिंक्ड हैं। अब बात आती है सर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में जैसा कि नाम ही समझ में आ रहा होगा, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा क्या, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के बारे में बोलूं बच्चों तो थर्मोप्लास्टिक को हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, ठीक है, जबकि थर्मोसेटिंग को दोबारा रीशेप कर पाना पॉसिबल नहीं है यहां पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रॉस लिंक्ड होते हैं। आइए बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो ये होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं हीट करने पर, और फिर छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। ओके बच्चों, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इनको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, रीशेप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था। ये कैसे होते हैं, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। जी हाँ, ये एडिशन पॉलीमर हैं। ये सब क्या है, एडिशन पॉलीमर। इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर इज जनरली लीनियर। क्या होती है, जनरली लीनियर होती है। थर्मोसेटिंग जो है हमारे पास, ये कैसे होते हैं, आपके पास क्रॉस लिंक नेटवर्क वाले होते हैं। तो यहां पर वाले बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, और हार्ड हो जाते हैं। स्विच को जलाओगे आप लोग तो और हार्ड हो जाएगा, कभी भी पिघल के ऐसा नहीं स्विच को चिपका सकते हो, नहीं चिपका सकते। यहां पर प्रोसेस इरिवर्सिबल, एक बार हो गया कन्वर्ट, खत्म, बेकार, यूजलेस हो जाएगा। तो दे कैन बी मोल्ड वंस एंड कैन नॉट बी रिमोल्ड, या रिमोल्ड नहीं कर सकते, रीशेप नहीं कर सकते। दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, स्ट्रक्चर इज क्रॉस लिंक। तो दोनों में डिफरेंस आपके पास आ गया। थर्मोप्लास्टिक क्या होंगे आपके पास, लीनियर होंगे, कंडेंसेशन होंगे ही नहीं। यहां पर अगर बोला ये रीशेप हो सकते हैं, इनको दोबारा से शेप में डाला जा सकता है बड़े आराम से। तो यहां पर अगर इसको आपने थर्मोसेटिंग के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करी, दैट मीन्स आप लोगों ने सोचा कि हम इसको दोबारा से स्विच से कुछ और बना लें, तो कोशिश करेंगे तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, देखिए डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक। ओके, यहां पे आपके पास ये हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइए पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये पॉलीइथाइलिन जो होती है हमारा 2 टाइप होती हैं। जरा नाम देखिए, पॉलीथीन, पॉलीथीन के बारे में बात करें हम लोग तो ये 2 तरह की होती है। आप देख रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, देखो नाम समझना है इसका, लो डेंसिटी, सब कुछ लो होगा इसका। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन क्या होता है, सब कुछ लो, लो मतलब बिल्कुल सब कुछ ही कम होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए, लो अगर आपसे बोला गया LDPE, ये लिखा हुआ है LDPE, दैट मीन सब कुछ इसका लो होगा। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग इथाइलिन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल इथाइलिन से बन रहा है, तभी तो पॉलीइथिलीन, ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर बोला है प्रेशर तो इतना होता है 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। जहां जहां मार्क कर रहा हूं वहां वहां ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर 200, प्रेशर 1500 एंड ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पॉलीमराइजेशन इज ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये किसका होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमर, मतलब फ्री रेडिकल बनते हैं और धीरे धीरे आपस में यूनिट जुड़ती जाती हैं। आइए बात करते हैं हमारे पास इस चीज का ध्यान रखिए, किसमें मैं बात कर रहा हूं, LDPE में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे आपके पास जरा देखिएगा, ओके, तो द पॉलीथीन प्रोड्यूस हैज ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ अबाउट, कितना होता है, इतना होता है, एंड ब्रांच स्ट्रक्चर ड्यू टू दिस पॉलीथीन हैज ए लो डेंसिटी, डेंसिटी लो है क्योंकि हम पढ़ी लो के बारे में है। लो मेल्टिंग पॉइंट, वाओ मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ही है। दैट इज वाई पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। काम की बात समझिएगा। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, इट इज ट्रांसपेरेंट पॉलीमर्स ऑफ मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस। इट इज वाइडली यूज एज ए पैकिंग मटेरियल। जो पॉलीथीन देखते हो आप लोग, थैली,
वही है इंसुलेशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स में यूज होता है इसका। इंसुलेशन में, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया, क्या नाम क्या है इसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन। सब कुछ लो है, इसका यूज लो ही है हमारे पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हाई डेंसिटी। सब कुछ हाई होगा, पहले ही बोल दे रहा हूं, इसको बोलते हैं HDPE। जी हाँ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ जिगलर नाटा। काम की बात, कौन किसकी प्रेजेंस में यू बनता है ये जिगलर नाटा, वो किसकी प्रेजेंस में, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होता है, 160 डिग्री पर था, वहां पर टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, यहां पे 6 to 7 एटमोस्फियर प्रेशर है। अरे भाई 6 to 7 एटमोस्फियर प्रेशर, वहां 1500 देखा था आपने। जस्ट देखो, नहीं याद है तो देखिए पीछे देखो, यहां पर क्या बोला था इसमें आपके पास, यहां पर जरा देखिएगा, यहां बोले 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर ए प्रेशर ऑफ 1500 एटमोस्फियर प्रेशर। समझ रहे हैं बात को। अब मैं बात करता हूं आपके पास, जरा देखिएगा यहां पर आपके पास, इसमें देखिए लो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था आपके पास, यहां पे आपका इसका क्या है, ओके इसका क्या होगा, हाई। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट था, यहां होगा हाई। जरा देखो LDP का अगर बात है, LDPE में जो मेल्टिंग पॉइंट था वो क्या था, लो था। यहां क्या है, हाई है। सब कुछ हाई है, डेंसिटी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, डेंसिटी हाई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इट इज ए ट्रांसल्यूकेंट होती है ये। यहां बोलिए आपका, इट हैज ए ग्रेटर टफनेस, ये टफनेस ज्यादा होती है, हार्डनेस होती है, टेंसाइल होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर, ये सब देखा है, ट्यूब, हाउस वायर, बॉटल्स एंड टॉयज। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों डिफरेंस क्या है। लो डेंसिटी सब कुछ लो है, हाई डेंसिटी सब कुछ हाई है, यूज भी हाई हो रहा है। देखिएगा बकेट्स, ट्यूब, हाउस वायर्स, बॉटल्स एंड टॉयज ज्यादा यूज होगा। हाई यूज हाई डेंसिटी, लो यूज लो डेंसिटी। लो सब कुछ लो है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर के बारे में बात करें बच्चों, तो ये क्या करते हैं, किसी भी प्लास्टिक में हम लोग उसको ऐड करते हैं तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इसका नाम ही काफी होता है, तो नाम ध्यान रखिएगा। केवल यहाँ पे आपके पास एक नाम दिया हुआ प्लास्टिसाइजर का, पूछ ले कि एग्जाम्पल पूछ ले अगर, भैया बताइए प्लास्टिसाइजर कौन सा है, आइडेंटिफाई प्लास्टिसाइजर, तो यहाँ पर बात किया जाए तो ये है आपके पास डाई ब्यूटाइल थैलेट इज ए कॉमनली यूज प्लास्टिसाइजर। तो यहां पे आपका दर क्या, डाईइथाइल थैलेट, थैलिक एसिड से बना है, इसको बोलते हैं थैलेट, थैलेट। ठीक है बच्चों, डाई ब्यूटाइल जरा देखिएगा, यहां पे डाई ब्यूटाइल, ये है डाई ब्यूटाइल। यहां पे आपका बोला है सर कैसे डाई ब्यूटाइल है, ये CS2 देख रहे हैं, और ये CS3, ये ब्यूटाइल है। यहां पे आपका डाई ब्यूटाइल थैलेट है, क्योंकि थैलिक एसिड से बना हुआ है, एस्टर है, जनरली आपका एस्टर है, वो हम लोग थैलिक एसिड होता है, वो थैलिक बोलते हैं, थैलिक एसिड, ये थैलेट बोल रहा है क्योंकि यहां पे एस्टर है, तो इसका नाम क्या है, डाई ब्यूटाइल। ये दो ब्यूटाइल है। थैलेट क्यों बोला, थैलिक एसिड से आया, एस्टर है तो थैलेट एट आ गया है। सभी को नाम IUPAC पता होगा, आई होप। तो याद रखिएगा, प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल क्या होगा, डाई ब्यूटाइल थैलेट, डाई ब्यूटाइल थैलेट। तो ये होगा प्लास्टिसाइजर। यूज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप लोगों ने बच्चों बात करी थी, हमने पॉलिस्टर के बारे में बात करें, तो पॉलिस्टर हमारे पास होता क्या है, डेक्रोन, बहुत ही कॉमन नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेक्रोन। डेक्रोन पहले मैं बता दूं डेक्रोन होता क्या है बच्चों। तो डेक्रोन में अगर मैं बात करता हूं, डेक्रोन के बारे में बात करूं बच्चों, तो डेक्रोन के बारे में आप लोगों ने यहां पर पहले भी मैं इसको बात कर चुका हूं। टेरिलीन का नाम ही डेक्रोन है। टेरिलीन जो था, टेरिकॉट था, वही डेक्रोन है। अच्छा हाँ, तो अगर कहीं पेपर में आ गया कि टेरिलीन क्या, डेक्रोन क्या दोनों एक ही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। डेक्रोन, टेरिलीन बोथ सेम। डेक्रोन और टेरिलीन दोनों ही सेम हैं। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, मतलब ये दोनों ही एक हैं। पूछा जाए डेक्रोन, जो मैंने बोला टेरिकॉट में ऐड करने वाला, वही है हमारे पास है। तो ये इसको बोला पॉलिस्टर। समझ में आ गया? पॉलिस्टर कपड़े के बारे में बात, कपड़ों में यूज होता होगा इसे। तो मैं बात करता हूं, जो डेक्रोन है वो क्या है, टेरिलीन। आपको पता है टरथेलिक एसिड के साथ मैंने ये बात बताई थी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डेक्रोन बनाते हैं।
ठीक है बच्चों, यहां पर बात कर रखा था रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर याद करना है क्या सर? नहीं करना है, बस रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर कौन कौन से हैं, टेरिलीन में मोनोमर कौन कौन से हैं, और ये किस तरह का पॉलीमराइजेशन है, होमो की को? आंसर होगा को। लीनियर है कि ब्रांच है? लीनियर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, दे दिया टेरिलीन, टेरिलीन किस तरह का एग्जाम्पल है पॉलीमराइजेशन का? होमो कि को? आंसर होगा को पॉलीमर। दूसरा लीनियर पॉलीमराइजेशन है कि कंडेंसेशन? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन है और लीनियर भी है। लीनियर प्लस लीनियर पॉलीमराइजेशन है, हाँ। कंडेंसेशन है, हाँ, क्योंकि इसमें वाटर निकल के ही तो ये बना होगा। तो आपके पास होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर और लीनियर भी है। कौन? हमारा टेरिलीन। कौन? टेरिलीन डैक्रोन टेरिकोट में यूज होता है। आइए बात करते हैं हमारे भाई, ये यहां बोल रहा है फाइबर डेकोरोनिस इन केस ये क्रीज रेजिस्टेंस होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास ये कहता है ये वुड टू प्रोवाइड बेटर क्रीज रिंकल रेजिस्टेंस बनाता है, मतलब वो टेरिकोट के बारे में बात करी मैंने। आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल के बारे में छोटी सी बात करूंगा, जो डिग्रेड हो जाते हैं। सर डिग्रेड मतलब क्या? इसका मतलब ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम इसको डिके कर दे, खत्म कर देते हैं। मतलब ये यूं बोल सकते हो कि इसके कारण इस तरह के पॉलीमर का यूज हम लोग जो पॉलीथीन होता है उसकी जगह पे करते हैं। मतलब ऐसे वास्ट जो हमारा ऐसे वेस्ट जो कि यूजलेस हैं, और यूं बोला है कि जो कि हमारे यहाँ पर किसी तरह का हार्म पहुंचा सकते हैं, उसमें इनका यूज किया जाता है ताकि ये एक बार यूज हो, इनको एक जगह पर रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो वहां पर ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जिसका कारण होता है एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोडिग्रेडेबल में आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, ये बायोडिग्रेडेबल होते क्यों हैं? एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के कारण ये बेटर होते हैं। बेटर ऑप्शन है हमारे लिए पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही बड़ा सवाल है यहाँ पर कि पॉलीथीन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसका डिके नहीं होता है, ये सालों साल बिना किसी तरह का डिकम्पोजिशन के पड़ी रहती है और काफ़ी हार्मफुल होती है, आप लोग सुनते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, फिर भी आजकल कई जगह पर यूज़ होती है, तो कृपया आप भी यूज़ ना करें। ज़्यादातर हो सके तो पॉलीथीन की जगह आप यहाँ घर से थैला लेके जाए तो पॉलीथीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मार्केट में आपको आजकल बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन मिलती है, जो कि एक बार यूज कर अगर आप उसको फेंक भी देते हैं तो वो ऑटोमेटिक मिट्टी में जाकर डिकम्पोज हो जाती है। तो बायोडिग्रेडेबल में आपको जो पॉलीमर है वो दो पॉलीमर है, उनका नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। पहला देखा आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये जो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, हाइड्रोक्सिल वैलेरेट, ये PHBV है। ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलकर बना होता है। बोल दिया जाए ये किस तरह का एग्जाम्पल है आपके पास, तो यहां पर जरा देखिएगा, इसमें आपके पास क्या क्या मिल रहे हैं? कोपॉलीमर है, कोपॉलीमराइजेशन है, क्योंकि इसमें क्या बना? अलग अलग यूनिट मिल रही है। पहली यूनिट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, दूसरी है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर इसका यूज क्या होता है। आप लोग देखा होगा मेडिकल यूजेस में ज्यादातर होता है। आप लोग जो कैप्सूल देखते हैं, जो कैप्सूल कवर होता है वो भी इसी से बना हुआ होता है। आइए दूसरा हमारे पास पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी बायोडिग्रेडेबल है पॉलीमर। जी हाँ, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल हमारे पास जो पॉलीमर है वो डेक्स्ट्रोन था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग एक टेबल, जो आपके पास टेबल है बहुत यूजफुल है, हमें बार बार याद रखनी है। उस टेबल में आपके पास पॉलीमर दिए हुए होंगे और मोनोमर्स दिए होंगे। ठीक है बच्चों, और रिपीटिंग यूनिट जो मिलती है वो दिए होंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं उस टेबल को फटाफट। जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करा दूंगा, उसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसी को आप लोग मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। आइए पहला देखा है इथाइलिन। यस हाँ, इसका नाम है, पॉलीमर का नाम है पॉलीइथाइलिन। जी हाँ, पॉलीइथाइलिन।
पॉलीमर का नाम है पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन। इसके बारे में बोला कि इसका मोनोमर कौन होता है, इथाइलिन होता है। रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, ये इस तरह से रिपीट करते हुए यूनिट जाती हैं। नेक्स्ट बोलेगा प्रोपीन, जो कि मोनोमर है, इससे बनता क्या है, पॉलीप्रोपीन। जी हाँ, पॉलीप्रोपीन, बहुत सिंपल है। इथीन में पॉली लगा दिया, पॉलीइथाइलिन हो गया। प्रोपीन में पॉली लगा दिया, पॉलीप्रोपीन हो गया। मतलब प्रोपीन मिलती गई, जुड़ती गई और एक ही तरह की सेम टाइप की यूनिट मिल रही है, इसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। जी हाँ, ये दोनों ही होमोपॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टाइरिन। तो बच्चों स्टाइरिन के बारे में बात किया तो यहां पे पॉली लगा दिया तो पॉलीस्टाइरिन हो गया। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टाइरिन क्या अनसैचुरेशन टेस्ट शो करेगा, तो आपका आंसर होगा जी हाँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीस्टाइरिन। तो ये मोनोमर हो गया और ये पॉलीमर हो गया, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे बोल रखा है टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये बन गया पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसको PTFE या बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेफ्लोन बोला जाता है। टेफ्लोन के बारे में बोला, व्हाट इज टेफ्लोन, छोटा क्वेश्चन है। टेफ्लोन क्या होता है, तो आप बोलोगे टेफ्लोन जो है ये यहां पर लीनियर पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोनोमर क्या होता है, तो बोलोगे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। जी हां, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जरा देखिएगा पीवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवीसी इंपॉर्टेंट लगा देगा। यहां पीवीसी विनाइल क्लोराइड है, तो यहां पॉलीविनाइल क्लोराइड लगा दो तो क्या बन जाएगा, पीवीसी। बहुत ही सिंपल है। इसकी रिपीटिंग यूनिट ये है, यहां पर ये रिपीटिंग यूनिट है। ये किस तरह एग्जांपल है, होमोपॉलीमर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विनाइल साइनाइड और एक्रिलोनाइट्राइल। तो यहां पे नाम हो जाएगा पॉलीविनाइल साइनाइड। पॉलीविनाइल साइनाइड नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड। ये भी होमोपॉलीमर है। यहां बोल रहा है मिथाइल, यहां मिथाइल एक्रिलेट हो रखा है आपके पास, एक्रिलेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमिथाइल मेटा एक्रिलेट, या इसको प्लीजेंट ल्यूसाइड बोला जाता है आपका, प्लीजेंट ग्लास ल्यूसाइड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ल्यूसाइड है आपके पास ये, तो वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट एट्थ वाले में बोले तो विनाइल एसिटेट दे रखा है, तो यहां देंगे पॉलीविनाइल एसिटेट इसका नाम होता है। इसका पॉलीमर क्या होता है, पॉलीविनाइल एसिटेट। ये मोनोमर जो है, इसमें आपके पास बोला जाए ये किस तरह के पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, तो आप बोलो होमोपॉलीमर। आगे देखते हैं बच्चों, ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन, जब ये मिलेगा मोनोमर तो क्या बनाएगा, ब्यूना। ये बोला आपके पास पॉलीब्यूटाडाइन या ब्यूना रबर बोला आपके पास, क्या बोला, ब्यूना रबर बोला इसको। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास यहां पर सैरन। सैरन में क्या होगा, मोनोमर विनाइल क्लोराइड, जैसे कि बताया था सैरन में विनाइल क्लोराइड दे रखा है, यहां पे विनाइल क्लोराइड, ये आपके पास सैरन में विनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करे, सैरन बना आपके पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास क्या है, सैन। सैन के बारे में बोलता है SAN के बारे में, तो इसमें क्या होगा, स्टाइरिन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। तो मोनोमर्स क्या होंगे, स्टाइरिन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। यहां पे हमें एक काम का मिल गया है, बाकी जो काम का नहीं है मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। आगे बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ABS के बारे में, तो ABS बोला है, तो यहां पे S का मतलब ये हो गया है, A का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल हो गया है, B का मतलब क्या हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया है। तो ABS में क्या क्या होगा आपके पास, तो एक्रिलोनाइट्राइल बोल रखा है और ब्यूटाडाइन बोल रखा है, स्टाइन बोल रखा है, ABS हो गया, खत्म बात। यहां नेक्स्ट बोल रहे हैं आपके ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर के बारे में बात करें तो ब्यूटाइल रबर में आपके पास ये यहां पर आपके पास दोनों दिए हुए हैं, ये दोनों मोनोमर्स हैं इसके, जिनके क्या बनते हैं, ब्यूटाइल रबर बनते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, मोनोमर दे रखा है ब्यूना S, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा ब्यूना S। आपके सामने नाम है ब्यूना S, क्या होगा, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन मोनोमर से ब्यूना S बनता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन है, क्या ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि ब्यूना S में S का मतलब, ब्यूना का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बोला है ब्यूना N, आपको समझ में आ गया, ब्यूटाडाइन दे रखा है और एक्रिलोनाइट्राइल दे रखा है, ये भी कोपॉलीमर है। नेक्स्ट आपका क्लोरोप्रिन दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्रिन। जी हाँ, क्लोरोप्रिन से हमें मिलता है नियोप्रिन, याद रखिएगा, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है। जी हाँ, क्लोरोप्रिन से क्या मिलता है, नियोप्रिन मिलता है। आगे देखते हैं बच्चों, वही पुरानी बात, आपके पास डेक्रोन, टेरिलीन,
इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। मोनोमर क्या क्या होंगे, टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसके मोनोमर होंगे और ये बनाएगा टेरिलीन। यहां पर बोला जाए किस तरह का पॉलीमराइजेशन है, तो मैं बोलूंगा अभी भी यहां पर ये कोपॉलीमर है, लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। आगे नेक्स्ट बात कर रहा है आपका कोडल पॉलिस्टर। इसमें आपके पास क्या होता है, जब ये इसके साथ टरथैलिक एसिड के साथ अगर हमारे पास मिला दिया जाता है डाइऑल, आपके 1,4, यहां बोला 1 2 3 4, यहां बोला आपके पास कि 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल बना, आपके 1,4 बोल सकते हैं हम लोग। तो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइऑल बना है, जिसमें अगर दोनों मिलके बनाते हैं हमारा कोडल। ये काम का बहुत नहीं है, यूजफुल नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है ग्लिप्टल। जी हाँ, ये भी एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल है, बट इसमें बच्चों थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड के साथ अगर इथाइलिन ग्लाइकोल लिया आप लोगों ने, तो आपके सामने क्या बनता है, ग्लिप्टल बनता है। इसका नाम है ग्लिप्टल, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए टेरिलीन और ग्लिप्टल में डिफरेंस क्या है, टेरिलीन और ग्लिप्टल में डिफरेंस क्या है। ग्लिप्टल में आपके पास क्या होगा, थैलिक एसिड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट कर रहा हो तो ग्लिप्टल बना रहा है। टेरिलीन में आपको सोचना ही नहीं है, टरथैलिक एसिड के साथ टेरिलीन, टरथैलिक एसिड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ, टेरिलीन। ओके, नेक्स्ट ग्लिप्टल में आपके पास थैलिक के साथ जुड़ा हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कैप्रोलैक्टम है, मैंने बताया था कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 बनाएगा, क्योंकि ये बैकमेंस से आया था, ये बैकमेंस ने बनाया था। तो बैकमेन 6 तो नायलॉन 6, नायलॉन 6 के बाद आता है नायलॉन 66। नायलॉन 66 के बारे में बता दूं बच्चों, तो आपको याद है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, 6 यहां से आया था और 6 यहां से आया था, तो नायलॉन 66 याद आ गया आप लोगों को। ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। अगला आपके पास दे रखा है बेकेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस लिंक्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये याद रखना है आप लोगों को, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, आपको बताया था इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। उसके बाद मेलामाइन जो है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी क्या है आपके पास, जिसमें आपके मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइजेशन करता है, तो बताता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल है और हर साल यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, किसी न किसी तरह की वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को मुफ्त में ही मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को करना क्या है, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उससे रिगार्डिंग जो टेस्ट होंगे उसके बारे में हम लोग बात करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कौन सा, अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल, वो भी कौन सा, एलिफेटिक अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एलिफेटिक अल्कोहल या फिनॉल के बारे में बात करें हम लोग। तो यहां पे बात करते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो सबसे पहला टेस्ट जो है अल्कोहल की प्रेजेंस को बताने वाला सबसे पहला टेस्ट है। वैसे तो टेस्ट के नाम ही ध्यान रखने आप लोगों को। सबसे पहली बात होती है सोडियम मेटल के साथ। तो समझिए बच्चों, सोडियम मेटल, मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वैसे तो मैं बोल सकता हूं कि जितने भी अल्कोहल या एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो वही काम यहां पर अल्कोहल भी करेगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो फिनोलिक हो, दोनों ही इस तरह के काम करेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, लेकिन पढ़ लेते हैं। यहां पर जब अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो यहां पर सॉल्ट बनता है, जिसे बोलते हैं अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड यहां पर है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन को बताती है। वैसे तो हम बात करें कि ये यहां पर 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो 3 डिग्री, कोई भी अल्कोहल, जैसा कि मैंने बोला, यहां पर आपके पास जो रिएक्टिविटी बढ़ती आती है, जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट फॉर अल्कोहल। यस बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। यहां पर आप ध्यान रखिए, कैन टेस्ट, नाम ही काफी है इसका नाम ही काफी है। काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कैन टेस्ट। यहां पर कैन टेस्ट का फुल फॉर्म अगर बोला है तो सैरिक अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन टेस्ट, कैन टेस्ट। तो कैन टेस्ट के बारे में बात करूं मैं अगर, तो यहां पे अल्कोहल जो है, जितने भी अल्कोहल है वो सभी इस टेस्ट को देते हैं। लेकिन अल्कोहल के बारे में बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है थोड़ी स्लो होती है। जरा
ध्यान रखिएगा कैन टेस्ट के बारे में मैं बोल दूं आप लोगों को, तो यहां पर केवल आप लोगों को उसका नाम ही ध्यान रखना है। कैन टेस्ट में हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन टेस्ट। बात करते हैं कैसे होती हुई रिएक्शन, तो स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट को जब हम लोग जब सॉल्यूशन को, येलो कलर के सॉल्यूशन को हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रेड कलर का एक सॉल्यूशन बनता है। जब इसकी एसिडिक HNO3 से रिएक्शन होती है तो यहां पर कलर, यहां पर डीकलराइज कलर लेस कंपाउंड बनता है C3। इसी को बताते हैं, अगर मान लो इस तरह का होता है तो आप बोल सकते हो कि अल्कोहल यहां पर प्रेजेंस है, दैट मींस यहां पर अल्कोहल की प्रेजेंस होगी। मैं बोलूं कौन सा अल्कोहल होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की रेट फास्टर होती है। फिनॉल भी ये टेस्ट शो कर सकता है। मैं तो बोलूंगा कि अल्कोहल्स की पहचान के लिए बोला जाए कि अल्कोहलों का अधिकार है ये टेस्ट। तो कैन टेस्ट किसका होगा, अल्कोहल का होगा। 3 डिग्री की रेट कम होगी लेकिन टेस्ट तो होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बच्चों। नेक्स्ट, जैसा कि जानते हैं ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, जॉन्स ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। कोई ऐसा कोई प्रॉपर टेस्ट तो नहीं है ये। मैं बोल सकता हूं कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, यहां 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा कीटोन में बदलेगा। अगर मान लो यहां पे बोला जाए कि जॉन्स को अगर हम लोग एसिडिक H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल जो है आपके पास वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो कीटोन में बदल जाएगा। तो जॉन्स टेस्ट कोई ऐसा बहुत बड़ा टेस्ट है नहीं, तो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है ल्यूकास। जी हां, इंपॉर्टेंट टेस्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है उनके बारे में मार्क करता हूं। तो बच्चों ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात किया जाए, अगर पेपर में आए आपके पास कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ल्यूकास टेस्ट के बारे में बताएगा, ये बोलते हैं कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ल्यूकास टेस्ट देगा, तो मैं बता दूंगा सबसे पहले दिमाग में आएगा अल्कोहल के बारे में। जी हां, अल्कोहलों के बारे में बात हो रही है। अब बात होती है कि किस तरह के अल्कोहल, अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो कौन सा फास्ट ल्यूकास टेस्ट देगा, तो आपका आंसर होगा 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये बात की जा रही है SN1 रिएक्शन की। जी हां, जितना स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा अल्कोहल के हटने पर उतनी फास्ट रिएक्शन होती है। तो पहली बात, ल्यूकास किसका टेस्ट है, तो आप बोलोगे अल्कोहलों का। अगर बोला जाए किसके लिए फास्ट होता है तो आप बोलोगे 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अगर 3 डिग्री अल्कोहल के बजाय मैं बात करूं यहां पर कि अगर मान लो अल्कोहल के हटने पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनता है तो मैं बोलूंगा कि ये टेस्ट और भी बढ़िया होगा, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। जी हां, यहां पर ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर बात किया जाए कि कैसे पहचानेंगे तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl ZnCl2, अगर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो वो बहुत ही टाइम बाद प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि 2 डिग्री के साथ अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो आपके पास 5 मिनट में टर्बिडिटी आएगी। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर ले लें तो 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स वाइट टर्बिडिटी सॉल्यूशन इमीडिएटली। इसका मतलब जितनी जल्दी कार्बोटाइन बनेगा उतनी रेट ज्यादा होगी, उतना फास्ट ल्यूकास टेस्ट देगा। पहली बात अब आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकास में हमें याद रखना है, पहली बात ल्यूकास किसके लिए होता है, ओनली फॉर अल्कोहल्स के लिए। किसके लिए किसको सेपरेट करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेपरेट करता है ल्यूकास। अगर कभी कभी पेपर में आ जाए कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ZnCl2 प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ओके बच्चों, तो यहां पे आपको बोला हुआ है कि 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव वाइट टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। ओके, यहां पे बोला गया बेंजाइल अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट इमीडिएटली। मैंने बताया कि OH हटने पर फटाफट रिएक्शन होगी, तो वो इमीडिएट, अगर फटाफट रिएक्शन हो रही है इसका मतलब वहां पर स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है। इसी को अगर मैं बोलूं यहां पर क्या फिनॉल ये टेस्ट देगा, तो आपका आंसर होगा नो, ये फिनॉल टेस्ट नहीं देगा। फिनॉल के बारे में हम बात करें ल्यूकास रिएजेंट के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बात करूं क्या यहां पर ये अलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल के बारे में बात करें तो विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल है बच्चों, विनाइल अल्कोहल, क्या विनाइल अल्कोहल यहां पे टेस्ट देगा, तो आप बोलोगे नहीं देगा। अगर मैं बात करूं अलाइल अल्कोहल के बारे में तो ये अलाइलिक अल्कोहल है, क्या ये अलाइलिक अल्कोहल ये टेस्ट देगा, बिल्कुल ये अलाइलिक अल्कोहल ये टेस्ट देगा, शो करेगा बच्चों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट बात,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है आपका? विक्टर मेयर टेस्ट। तो बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में बात करूं, विक्टर मेयर टेस्ट पेपर में आता है कि अगर आपके कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए विक्टर मेयर टेस्ट यूज होगा, तो आपका आंसर होगा अल्कोहल्स के लिए। पेपर में होगा 4 ऑप्शन दे दिए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अल्कोहल है। तो विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए यूजफुल होगा? अल्कोहल्स के लिए होता है विक्टर मेयर टेस्ट। अब याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। इसका नाम आरबीसी टेस्ट भी होता है। विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, कैन टेस्ट अगर बोला जाए किसके लिए हैं, तो आप बोलोगे अल्कोहलों को के लिए हैं, अल्कोहल्स के टेस्ट हैं ये। अब मैं बात करता हूं विक्टर मेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। विक्टर मेयर टेस्ट में कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, वैसे तो टेस्ट का नाम ही आपको पता होना चाहिए जिससे ही काम बन जाता है, लेकिन कभी कभी अंदर की बात पूछ लिया उसने कि विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग रिएजेंट किस सीक्वेंस में लेते हैं। तो जरा देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ मैं रिएजेंट क्या ले रहा हूं? पहले रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिया है, जिसने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी और यहां पर OH हट के I आ गया है। ओके, जब मैं NaNO2 प्लस NaNO2 के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पे आपके पास NO2 सब्स्टिट्यूट हो गया है। मैं बात करता हूं HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो HNO2 यहां से क्या करेगा? एक H निकाल लेगा और यहां पे टोटोमराइज करेगा। तो मैं बात करूं RCH और यहां बनेगा N डबल बॉन्ड O और ये NO2। तो यहां पे टोटोमराइज होगा, टोटोमराइज जानते हैं आप लोग क्या होगा? यहां से H इस तरह से NOH बना देगा और यहां पर NO2 बन जाएगा। बच्चों यहां पर नाइट्रोलिक एसिड बन गया। तो पहला रिएजेंट क्या डाला? रेड फॉस्फोरस। दूसरा रिएजेंट NaNO2। तीसरा रिएजेंट क्या डाला? HNO2 डाला। और लास्ट में जो हम रिएजेंट डाल रहे हैं वो है बेस NaOH। जैसे हम बेस को डालते हैं तो हमारे पास रेड कलर का कंपाउंड बनता है, जिसमें H निकल गया है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, रेड कलर का कंपाउंड मिलता है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है विक्टर मेयर टेस्ट में। 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करूं तो ये रेड कलर देगा किसमें? विक्टर मेयर टेस्ट में। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट 2 डिग्री अल्कोहल में भी इन्हीं रिएजेंट को हम लोग डालते हैं, रेड फॉस्फोरस, देन NaNO2, फिर HNO2, फिर यहां पर आपके बेस की रिएक्शन करें। जरा देखते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उससे पहले बात करूं यहां पर रेड फॉस्फोरस ने क्या करा? यहां पे OH हटा और I आ गया है। NaNO2 का रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो यहां पे I को सब्स्टिट्यूट करके NO2 आ गया है। बात होती है HNO2 की, तो वही बात यहां पर ये क्या बनेगा आपके पास? NO2 स्यूडो नाइट्रोल बन गया है। यस, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा बच्चों, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, यहां पर हाइड्रोजन ना हो पाने के कारण या एसिडिक हाइड्रोजन ना हो पाने के कारण टोटोमराइज नहीं हो पाएगा। दैट मींस यहां पर आपके पास जो नाइट्रोलिक एसिड बना था वो प्रॉपर नाइट्रोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, इसलिए स्यूडो नाइट्रोल बना। जब बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो बेस को यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिल पाता है, तो यहां पे ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। यस, ध्यान रखिएगा, रिएजेंट में सबसे पहले रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लेते हैं, फिर NaNO2 लेते हैं, फिर HNO2 लेते हैं, फिर NaOH लेते हैं। ओके, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? जैसे कि पता है OH के साथ यहां पे I लग जाएगा, OH की जगह पर I लग जाएगा। देख रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ले लिया। इसमें NaNO2 रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां पे I की जगह पर सब्स्टिट्यूट NO2 हो जाएगा। अब यहां पे HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से यहां पर NO नहीं आ पाता है, तो रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो एक कलरलेस होता है। कैसा होता है बच्चों? कलरलेस। इसीलिए बोलते हैं इसको रेड RBC टेस्ट या RBW। R का मतलब रेड होता है, B का मतलब ब्लू कलर और C का मतलब कलरलेस या व्हाइट भी बोल देते हैं इसको। तो RBC टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है विक्टर मेयर। याद रखेंगे बच्चों। तो हमने टेस्ट कौन कौन से पढ़े, जरा सुनिएगा दोबारा से। अल्कोहल के लिए आपने कौन कौन से टेस्ट पढ़े? इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करूं जो आपको याद रखने हैं। जैसा पहला आपने पढ़ा कौन सा? आपने यहां पर पढ़ा ल्यूकास टेस्ट। जी हां, ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। OH अगर हटने पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है तो वहां पर भी इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी। ल्यूकास टेस्ट फास्ट होता है, इसमें SN1 मैकेनिज्म होती है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट कैन टेस्ट के बारे में। तो
कैन टेस्ट अल्कोहलों की पहचान है। अल्कोहल, हर अल्कोहल का अधिकार है ये। बस 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है स्लो देता है, लेकिन देता तो है भैया, अल्कोहल के लिए है। नेक्स्ट में बात करूं आपके पास यहां पर विक्टर मेयर टेस्ट, इसको आरबीसी आरबीडब्ल्यू टेस्ट भी बोलते हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लू कलरलेस हो गया। इसमें सीक्वेंस क्या होगा रिएजेंट्स का, तो मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस I2 NaNO2 HNO2 एंड लास्ट में हमारे पास क्या होगा, NaOH होगा। विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है, तो अल्कोहल्स के लिए होता है। ओके बच्चों, यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर और 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर कलरलेस होता है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग परायोडिक एसिड HiO4 टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विसिनल डाइऑल। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इसका काम क्या होता है, ये विसिनल डाइऑल होते हैं। अगर मान लो कोई अल्कोहल के पास आपके CH3CHOH है, केवल और केवल ये विसिनल डाई अल्कोहल के रिगार्डिंग ही बात करता है HiO4, तो यहां से ब्रेक करता है और यहां पर क्या जोड़ देगा, CHOH, यहां से ब्रेक हुआ एक, यहां पे आपको यहां से जब मैं बात करूं तो यहां पे OH आ जाएगा, एक OH यहां पे आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ OH लगाना है, बॉन्ड हटाना है और OH लगाना। जब आप देखोगे तो यहां पर OH आ गया, नीचे पे भी आपके पास क्या मिलेगा, CH, एक OH था, एक OH मिल गया है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक OH था और एक OH मिल गया है, जरा देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो यह हमारे पास बन गया, ये पानी यहां से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO। ओके, यहां पे हम बात कर सकते हैं कि CH3CHO बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, आप देखेंगे CH3CHO। वैसे टेस्ट क्या काम का है, वैसे तो कोई ऐसा प्रॉपर कोई टेस्ट के बारे में तो मैं इसके बारे में नहीं बोलता हूं, ये कोई बड़ा कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है। एसिटिल क्लोराइड के साथ, मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की क्या रिएक्शन होगी, तो बच्चों यहां पे एस्टरिफिकेशन होगा, सिंपल सा। जब ROH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एस्टरिफिकेशन होगा यहां पर और बन जाएगा आपके पास एस्टर। यस जी हाँ, एस्टर बन जाता है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पे HCl गैस इवॉल्व होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। यस, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। जी हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को आप लोग जानते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है। अगर यही कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों तरफ क्या हो जाए, अल्काइल हो जाए, तो ये एल्डिहाइड होगा और ये क्या होगा, कीटोन होगा। जी हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है बच्चों, यहां एल्डिहाइड है और ये क्या है आपके पास, कीटोन है। जी हाँ बच्चों, यहां पर ये एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों यहां पर आपके पास क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों यहां पर अब जो बात हो रही है कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही देते हैं, दोनों ही मना नहीं करते ऐसे टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो आ गया है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड जैसा कि आप लोग जानते हैं RCHO एल्डिहाइड होता है और RCOR ये कीटोन होता है। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट होंगे जो दोनों ही देंगे, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही द्वारा दिए जाने वाले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेरे पास है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। जी हाँ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। कई बार इस तरह से आया आपके, इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। यस, ब्रैडीज रिएजेंट भी होता है ये। यस हाँ, ये ब्रैडीज रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो बोला जाता है कौन टेस्ट देगा, तो मैं बता दूं बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इसके साथ रिएक्शन करते हैं। इस तरह से यहां पर रिएक्शन में वाटर रिमूव हो जाता है और जो कंपाउंड बनता है वो इस तरह का कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। यस, अगर कीटोन से मिला होगा तो हाइड्रोजन बोलेंगे। यस, यहां पे आपके एल्डिहाइड और कीटोन तो हाइड्रोजन बन गया है। ओके बच्चों, यहां पर अगर ये एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सभी इस तरह को टेस्ट को देते हैं जिसका नाम है ब्रैडीज रिएजेंट। अब मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूं, पॉजिटिव टेस्ट फॉर्मेशन ऑफ येलो, ऑरेंज और रेड पीपीटी बनता है इसमें। द प्रेसिपिटेट में बी ऑयली एट फर्स्ट एंड बिकम क्रिस्टलाइन ऑन स्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं।
इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। ये है फिनाइल हाइड्रोजन। यहां पर भी सभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दोनों ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये टेस्ट में आपके पास ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितने भी अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव हैं, इनके साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही सेम टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, सेम टेस्ट देते हैं। कुछ कंपाउंड जो आपके सामने है, ये फिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, या यूं बोल दूं ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यहां पर देखिएगा इसमें भी आपके पास वाटर रिमूव होगा और इस तरह से ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी एल्डिहाइड और कीटोन है ये सभी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अगर बात आती है इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, तो यहां पर ब्रैडीज रिएजेंट जो मैंने बोला आपके पास, ब्रैडीज रिएजेंट। हाँ, तो ब्रैडीज रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4 डाइनाइट्रो आपके पास फिनाइल हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड। यस, हाँ, सोडियम बाइसल्फाइड इंपॉर्टेंट टेस्ट है। NHSO3 टेस्ट, NHSO3 टेस्ट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके पास। तो यहां पर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। यस, सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में बात करें तो जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, लेकिन हाँ इसमें ध्यान रखिए वो जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड के बारे में बोला जाएगा कि एल्डिहाइड तो यहां पे टेस्ट शो करते हैं, लेकिन कीटोन के लिए कंडीशन होती है कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, या डाइमिथाइल कीटोन यहां पे बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और एडक्ट बनाते हैं व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं व्हाइट सॉल्यूशन। सोडियम बाइसल्फाइड, नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है, कैसे पूछते हैं। कभी कभी आ जाता है कि भैया यहां पर ये है पेंट 3 ऑन दिया हुआ है और पेंट 2 ऑन दिया हुआ है। यहां पर बोला दोनों को सेपरेट हम किससे कर सकते हैं, तो अगर बोला है दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या सोडियम बाइसल्फाइड यहां पर सही होगा, सोडियम बाइसल्फाइड यहां पर सही होगा, बिल्कुल सही जाने आप। यहां पर ये टेस्ट शो नहीं करेगा क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है, जबकि ये मिथाइल कीटोन है, ये बड़े आसानी से टेस्ट शो कर देगा। तो सेपरेट कर सकते हैं हम लोग कीटोन्स को। यहां पर हम यहां बोला जाए आपके पास पेंट 3 ऑन एंड पेंट 2 ऑन। यस बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव टेस्ट बाय एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन। जैसा कि मैंने बोला ओनली सम साइक्लिक कीटोन्स, कुछ साइक्लिक कीटोन भी ये टेस्ट शो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहां जैसा कि मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो वो टेस्ट शो करने में एलिजिबल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग इंफॉर्मेशन ले चुके हो, बस आप लोग को ध्यान रखना है कि भैया आइडोफॉर्म टेस्ट कौन शो करता है। ये आपके पास येलो क्रिस्टल किस में बनता है, तो आप बोलोगे येलो क्रिस्टल या क्रिस्टल किस में बनता है, आइडोफॉर्म कहां बनता है। तो मैं बता दूं आइडोफॉर्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा ग्रुप ये टेस्ट शो करेगा। तो मैं बता दूं बच्चों, यहां पे ये कोई भी एल्डिहाइड, कोई भी कीटोन जिसके पास ये ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो, CH3CO ग्रुप हो, ये टेस्ट शो करेगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए CH3CO फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी एल्डिहाइड एंड कीटोन में। अगर ऐसा हुआ तो ये टेस्ट शो करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मैं यही बात आपके साथ करूं कि मैंने इस क्वेश्चन में यही ले लिया आपके पास पेंट 3 ऑन पेंट 2 ऑन, तो यहां पे बोला जाए कि इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों सेपरेट क्या है, क्या ये I2NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। दूसरा आपके पास फिनाइल ये ले लिया आपके पास, चलो हाइड्रोक्साइम ले लिया आपके पास, हाइड्रोक्सिल अमाइन ले लिया। यहां मैंने ले लिया आपके पास इसको हम लोग यहां से, यहां पर आपके पास अगर मैं तीन दे रखे हैं और लास्ट में नन दे दिया, बोला इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, किस तरह से सेपरेट करोगे, तो आंसर होगा आपका क्या इससे, यस ऑफ कोर्स ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा जबकि ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा।
क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है। ये दोनों ही टेस्ट शो करेंगे। यहां पर बोला ये भी दोनों ही टेस्ट शो करेंगे, तो दोनों कीटोन यहां पे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आंसर कौन सा होगा? आइडोफॉर्म। यस, आगे बात करते हैं हमारे पास। तो जिसके पास भी CH3CO ग्रुप है वो यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप होगा वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर आपके पास आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। बट यहां पर कुछ अल्कोहल्स भी हैं, ऐसे अल्कोहल्स भी हैं जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो अल्कोहल के बारे में बात करूं तो अल्कोहल में भी क्या होगा, अगर आपके पास आ जाए ऐसा कि कौन कौन हैलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, तो वैसे तो आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एल्डिहाइड और कीटोन भी ये टेस्ट शो करेंगे, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहां एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन बोला जाए अगर अल्कोहल के बारे में बात किया है तो जरा देखिएगा, ये अल्कोहल, इसमें CH3CHOH ग्रुप है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके बाद ये आइडोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर बोल दिया जाए क्या इथाइल अल्कोहल भी टेस्ट शो करेगा, जी हां। अगर बोले यहां पे आपके पास ब्यूटेन 2-ओल भी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें CH3CO ग्रुप आ जाएगा, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। ओके, नेक्स्ट, टेस्ट दैट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट विद एल्डिहाइड। तो बच्चों जो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे टेस्ट के बारे में जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ पार्टिसिपेट करते थे। अब बात करेंगे ओनली एल्डिहाइड ही इस तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों यहां पर मैं बात करूंगा कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिसमें एल्डिहाइड ही होना चाहिए, कीटोन वो टेस्ट शो नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले टेस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट के बारे में बात करें। सो सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट को बच्चों नाम ध्यान रखना है, रिएजेंट ध्यान रखना है कि ये टेस्ट कौन शो करेगा। तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन ये टेस्ट शो करेगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा एल्डिहाइड। जी हां, एल्डिहाइड ये टेस्ट शो करेगा, बिल्कुल। टॉलेंट टेस्ट क्या करेगा, इसमें टॉलेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। यस, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। ये टॉलेंस रिएजेंट है। जरा देखिएगा, एल्डिहाइड यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया है और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो यहां पर बात करते हैं कि कौन यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, कौन यहां पे टॉलेंट टेस्ट शो करेगा, कौन कौन इन्वॉल्व होगा। तो एक इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं कौन कौन से यहां पर आपके पास टॉलेंट टेस्ट देंगे, तो बच्चों बता दूं, फॉर्मिक एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा आपके पास एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है, ऑल एल्डिहाइड, ऑल CH3CHO, जहां बोल दिया आपके जितने भी एल्डिहाइड है वो सब यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बोला जाए और कौन होते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहां पे अगर बोला है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी यहां पर ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए आपके पास, अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। चौथा बोला जाए और कौन करेगा तो मैं बोलूंगा एसिटल, जो हेमी एसिटल होते हैं आपके पास, वो भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हेमी एसिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां पर होता क्या आपके हेमी एसिटल के बारे में बात करूं बच्चों, तो यहां पर OMe एंड OH होता है, ये हमारे पास होता है हेमी एसिटल। जी हां, हेमी एसिटल भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और बात की जाए आपके पास और कौन करेगा इसमें, तो आपको बोला जाए यहां पर ये जो है आपके पास साइक्लिक एसिटल के बारे में बात करें, हम लोग साइक्लिक एसिटल के बारे में बात करें, तो बच्चों यहां पर अगर ये OH दिया हुआ है तो ये भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जी हां, तो यहां पर आपके ये सभी के सभी क्या कहते हैं, टॉलेंट टेस्ट देंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉलेंट टेस्ट का नेम। टॉलेंट टेस्ट कौन देगा, फटाक से आपके दिमाग में आ जाए, एल्डिहाइड देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो करेगा, फॉर्मिक एसिड देगा, और कौन होगा आप बोल सकते हो हेमी एसिटल भी ये टेस्ट शो करता है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो एसाइक्लिक हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। तो बच्चों ये नाम ही काफी, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर जितने भी एल्डिहाइड हैं ये टेस्ट शो करेंगे, और टेस्ट शो करने के लिए क्या होता है इसमें आपके पास शिफ्ट रिएजेंट जो कलरलेस होता है, ये कलरलेस जो आपका शिफ्ट रिएजेंट होता है, इसमें अगर हम लोग यहां पर इसके रिएक्शन कर दें, यहां पर शिफ्ट रिएजेंट जो हमारा कलरलेस होता है एल्डिहाइड के साथ कलरलेस कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर शिफ्ट रिएजेंट केवल नाम याद रखना है, रिएक्शन की ऐसी कोई बहुत ज्यादा नीड होती नहीं है। तो शिफ्ट रिएजेंट
रिएजेंट आपके पास बोला या शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट कौन शो करेगा, तो आपका दिमाग में आ जाए एल्डिहाइड करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप करेंगे, और कौन करेगा लिख के, और यहां पे फॉर्मिक एसिड होगा। ये सब जो आपके पास एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है वो सभी के सभी क्या करेंगे, आपके पास शिफ्ट बेस्ड टेस्ट देंगे, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट देंगे। आगे बात करते हैं बेंडिक सॉल्यूशन। तो बेंडिक सॉल्यूशन एंड फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात कर दो, नाम ही काफी है। बेंडिक एंड फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पर बोलता है आपके पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड, येलो और येलोइश ग्रीन पीपीटी बनता है आपके पास। तो इसमें ध्यान रखिए कौन कौन ये टेस्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेंडिक सॉल्यूशन और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन देता है। तो बच्चों यहां पर हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जाकर केवल नाम से रिलेट करेंगे। तो बेंडिक सॉल्यूशन एंड फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन एंड फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में बात की जाए तो कौन ये टेस्ट देगा, तो जितने भी एल्डिहाइड है वो ये टेस्ट शो करेंगे। दूसरा आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ये टेस्ट शो करेगा, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट शो करेगा। कौन नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। बेंडिक और फैलिंग, फैलिंग में कौन फेल जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेल जाता है। ध्यान रखिएगा फैलिंग टेस्ट में कौन फेल हो जाता है, कौन फेल जाता है, तो आपका आंसर होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड फेल जाता है। बाकी सभी यहां पर टेस्ट शो करेंगे जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। यहां पर वही बात है, एल्डिहाइड जो होगा इसकी प्रेजेंस में Cu ब्लू कलर की है, इसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये ब्लू से क्या हो जाएगा आपके पास, रेड कलर का क्या बनेगा आपके पास, Cu2O का सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे मैंने बताया अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन है ये भी टेस्ट में इन्वॉल्व होता है। यहां पर आपके पास ये ऑक्सीडाइज कर देगा, आपके पास ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। तो ये आपके पास फैलिंग और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में बात करूं तो बच्चों एल्कीन एंड एल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो मैं बात कर रहा हूं ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है ये अनसैचुरेशन टेस्ट होता है। यहां पर ये एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ये टेस्ट शो करते हैं। दूसरा टेस्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेयर्स रिएजेंट टेस्ट होता है जिसमें आपके पास KMnO4 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 होता है, जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होकर डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइजेशन होता है। तो यहां पर ये टेस्ट कौन शो करेगा, जितनी में एल्कीन है अल्काइन है ये टेस्ट देते हैं। यहां पर हम बोलते हैं बेयर्स एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो यहां पे आपके पास दिया हुआ है किस तरह से होता है, ये ब्रोमीन है आपके पास, यहां ब्रोमीन के साथ या इस तरह रिएक्शन हुई 1,2 डाइब्रोमो मोनो अल्केन्स बन गया कलरलेस। अब बात करते हैं हमारे पास बेयर्स टेस्ट, जैसे कि मैंने बोला KMnO4। बेयर्स टेस्ट में क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और डाइऑल होगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइजेशन। इसमें बनता क्या है हमारे पास MnO2 यहां पर बनता है, KMnO4 कन्वर्ट होता है किसमें, MnO2 में। ठीक है बच्चों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव टेस्ट, यहां बोल रहा है पॉजिटिव टेस्ट पर्पल कलर डिस्चार्ज एंड ब्राउन कलर पीपीटी होता है। तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है और ब्राउन कलर का MnO2 यहां पर मिलता है। ये बताता है कि यहां पर अनसैचुरेशन एल्कीन और अल्काइन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये आपके पास बोला हुआ है कौन ये टेस्ट नहीं था। कभी कभी डबल बॉन्ड होते हुए भी टेस्ट में रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसका कारण होता है रिएक्टिविटी स्लो होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। यहां पर जैसे ये इसमें डबल बॉन्ड है फिर भी यहां पर अगर बात किया जाए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन्स जो होती हैं जनरली वो ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं। यहां पे आपको बोला है कि ये जो आपके पास है अगर बोला जाए क्या ये टेस्ट शो करेगा तो आप बोलोगे नहीं कर पाएगा, ये भी टेस्ट नहीं शो करेगा, ये भी टेट्रा अल्काइल सब्स्टिट्यूट ये भी टेस्ट शो नहीं कर पाएगा, जबकि इसके पास डबल बॉन्ड है। तो स्टेरिकली हिंडर्ड जो एल्कीन होती है वो टेस्ट शो नहीं कर पाएगी। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया चाहे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड आता है। अल्काइल हैलाइड के साथ दो तरह के टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। काफी एग्जाम में दो तरह से टेस्ट हम लोग बात करते हैं। दो क्यों बोलूं मैं तो बोलता हूं एक ही टेस्ट से हमारे पास काम चल जाता है। पहला जो टेस्ट है आपके पास सिल्वर Ag, यहां पे बात करें हम लोग जो पहला टेस्ट है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, यस सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट AgNO3 के साथ पीपीटी। दूसरा है सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन मतलब NaI एसीटोन के साथ। तो ये आपने पहले देखा होगा, इसको आपने पहले देखा है, इसका नाम है फेंकल्स्टीन। जी हाँ
फिंकलस्टीन। इसके बारे में बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहां 1 डिग्री RX, यहां पे 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX हैं। तो यहां पर Ag रिएक्शन की जाए तो ये बहुत स्लो करता है, मतलब नहीं करता है, लेकिन इसकी रेट फास्टर होगी और सबसे फास्टर ये होगी। ध्यान रखिएगा, अगर X के रिमूवल से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो ये रेट और फास्टर हो जाती है। सपोज यहां पे बोला AgNO3 के साथ क्या इसकी रिएक्शन फास्टर होगी, क्या ये AgCl का पीपीटी बनाएगा? तो यस ऑफ कोर्स AgCl का पीपीटी बनता है। साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो एरोमेटिक होगा, तो इमीडिएट यहां पे क्लोरीन चला जाएगा। याद रखिएगा यहां पर विनाइल क्लोराइड के बारे में बात करूं तो ये, और चाहे ये क्लोरोबेंजीन के बारे में बात करूं तो ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब ये टेस्ट शो ही नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपके यहां दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं कि AgNO3 के बारे में बात करें हम लोग तो टेस्ट प्रोसीड बाय कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म से होता है एंड NAI एसीटोन टेस्ट प्रोसीड बाय अ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट SN2, यस SN2 से होता है। तो मैं बात करूंगा आपके पास कि सोडियम आयोडाइड या एसीटोन के बारे में रिएक्टिविटी क्या होती है। बात करूं मैं यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जहां कम होगी वहां पर फिंकलस्टीन रिएक्शन तो फास्टर होगी, लेकिन यहां पे बोला जाए आपके सिल्वर नाइट्रेट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जबकि फिंकलस्टीन में आप लोगों को बच्चों लेस स्टेरिक क्राउडिंग वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती हुई दिखेगी। तो देखिए यहां पे ऑर्डर भी दिया हुआ है, सो AgNO3 के साथ रिएक्टिविटी जो है वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा है, जबकि फिंकलस्टीन में रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम है। तो बच्चों याद कर रखना है, ये कई बार पेपर में है कि AgNO3 के साथ कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा या पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, या आपके पास हम लोग बात करें कि AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सा हैलोजन डायरेक्टली अटैच है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहां पर बात करी है हम लोगों ने, यहां पर रिएक्शन एल्किल हैलाइड विद सिल्वर नाइट्रेट, बहुत ही ये मैंने बता ही दिया है, यहां पे आपका सिल्वर हैलाइड मिला है, ये मिला है आपके पास। तो यहां पर बोल रहा है आपके पॉजिटिव टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री देते हैं, जबकि 1 डिग्री RX ARX और ये विनाइल हैलाइड्स ये टेस्ट नेगेटिव शो करते हैं। बच्चों यहां पे AgCl का व्हाइट पीपीटी बन सकता है, AgBr का पेल येलो एंड AgI का येलो पीपीटी भी मिलेगा अगर कंपाउंड शोइंग होगा सिल्वर AgNO3 टेस्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टेस्ट फॉर अमाइंस एंड अमाइन सॉल्ट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, तो अमाइंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो अमाइंस के बारे में बात करते हैं। अमाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, अमाइन के बारे में बहुत ज्यादा बात करते, अगर बात करें हम लोग तो ये बहुत ही यूजफुल है हमारे पास। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, अमाइंस एंड अमाइन टेस्ट, ये हर साल आता है, तो इसको ट्रिपल स्टार कर लेते हैं हम लोग। ये हर बार किसी न किसी टेस्ट में आता है। सबसे पहला टेस्ट है डाई इथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, तो नाम है डाई इथाइल ऑक्सलेट टेस्ट। यहां पर होता क्या है आपके पास, ये सेपरेट करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को। कैसे सेपरेट करता है तो जरा देखिएगा यहां पर क्या होता है, ये प्राइमरी अमाइंस ऑन रिएक्शन विद डाई इथाइल ऑक्सलेट, यस डाई इथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉलिड ऑक्सामाइड बनाता है। सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो लिक्विड ऑक्सामिक एस्टर बनाता है, एंड टर्सरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो बोला जाए भैया क्या होता है, क्या रिएजेंट लेते हैं डाइइथाइल ऑक्सलेट टेस्ट में, तो आपके पास क्या होगा, यहां डाइइथाइल ऑक्सलेट के साथ 1 डिग्री अमाइन जो होगा वो सॉलिड ऑक्सामाइड बनाएगा, जबकि 2 डिग्री अमाइन क्या बनाएगा, लिक्विड, और 3 डिग्री क्या होगा आपके पास, यहां पर रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्टेड होगा ही नहीं। जी हां बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट, पहले तो यहां पे ध्यान रखिए बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है आपके पास, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड। जी हां, ये भी पूछा गया कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होगा, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट का काम भी क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट करने का ही होता है। तो बात करें हम लोग यहां पर क्या करता है आपके पास, तो 1 डिग्री अमाइन जो होता है सॉल्यूशन, जो 1 डिग्री अमाइन का सॉल्यूशन होता है वो यहां पे पीपीटी बनाता है, एडिशन ऑफ एसिल। यहां पे जरा देखिएगा, यहां पर बोल रहा है बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द अमाइन विद बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन।
तो बच्चों देखिए आपके 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन का बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बना है वो सॉल्युबल बना है, आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट बना है। यहां पर जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूं तो सल्फोनामाइड मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। यस, आगे बात करें 2 डिग्री अमाइन क्या करता है, तो 2 डिग्री अमाइन गिव्स पीपीटी, एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिसॉल्व इन सल्फोनामाइड। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं दोबारा बता दूं 1 डिग्री अमाइन में एसिडिफाई कर दिया तो इनसॉल्युबल बना है आपके पास सल्फोनामाइड के साथ। यहां पर क्या बना है, डिसॉल्व, यहां पर सॉल्वेंट डज नॉट डिसॉल्व द सल्फोनामाइड, डज नॉट डिसॉल्व द सल्फोनामाइड। अगर बात करें यहां पर क्या करा इसने, इन सल्फोनामाइड में डिसॉल्व, यहां पे इनसॉल्युबल हो रहा है। जबकि 2 डिग्री क्या है आपके पास, 2 degree amine gives PPT, acidification of the solution does not dissolve the sulfonamide. It means the PPT is not soluble in NaOH और HCl। जबकि बात करें हमारे पास ये जैसे रिएक्शन हुई आपके पास, ये बनेगा यहां पर नो रिएक्शन, सल्फोनेट का रिएक्शन नहीं थी। जबकि यहां देख रहे हैं आपके पास रिएक्शन होके क्या बन गया आपके पास, ये बन गया है। यहां पर इसकी एसिडिफाई करा तो यहां से H निकल, Na निकल गया है, वापस से H मिल गया है। देख रहे हैं आप लोग, एसिडिफाई हो गया है। जबकि 2 डिग्री में आपके पास अगर मैं बात करूं, यहां पर 2 डिग्री में क्या हुआ है, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर हम बात करते हैं यहां पर है ही नहीं, यहां पे सब रिएक्शन होने पर आपके है ही नहीं। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, एसिडिफाई किया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट बात करें 3 डिग्री अमाइन के बारे में। तो 3 डिग्री अमाइन अंडरगो रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू प्रोड्यूस क्वाटरनरी अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट विच yields सोडियम सल्फोनेट एंड इनसॉल्युबल 3 डिग्री। याद रखिएगा बच्चों, सेपरेट आउट कर दिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट, यहां पर बात करें हम लोग नेक्स्ट लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो लिबरमैन नाइट्रो टेस्ट के बारे में बता दूं बच्चों, इट इज यूज एज ए टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन के लिए यूज टेस्ट होता है। वैसे बता दो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है ये फिनोल के लिए भी यूजफुल होता है। तो यहां बोला इट इज यूज एज ए टेस्ट फॉर द सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एज वेल एज यहां बोलते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही हो सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं एन नाइट्रोसो अमाइन बनाते हैं। तो नाम ही याद रखिएगा, लिबरमैन नाइट्रो टेस्ट किसके लिए होता है, तो अमाइंस के लिए 2 डिग्री अमाइंस, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। जी हां, यहां पर बात कर रहा है टर्सरी अमाइन जो होता है ये इसमें रिएक्शन नहीं करता, पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, याद रखिएगा। टेस्ट फॉर अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के बारे में बच्चों आप लोग जानते हो अमीनो एसिड होते क्या हैं, यहां पे NH2 जुड़ा हुआ है और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अमीनो एसिड। जी हां, ये अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे इनको। तो अमीनो एसिड का टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो अमीनो एसिड के बारे में टेस्ट में निनहाइड्रिन टेस्ट जो होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट, ये निनहाइड्रिन टेस्ट जो है आपके पास हर अमीनो, जब बात किया जाए तो अमीनो एसिड एंड पैरा अमीनो एसिड रिएक्ट विद निनहाइड्रिन। तो जितने भी अमीनो एसिड हैं, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, जिसमें आपको ब्लू कलर का, ब्लू और ब्लू वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास निनहाइड्रिन के साथ रिएक्शन कराई जाती है आपके पास, ये भी रिएक्शन करता है अल्फा अमीनो एसिड के साथ, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को अल्फा अमीनो एसिड है ये, इसके रिएक्शन करता है तो एक आपके पास रिएक्शन बनती है, कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है आपके पास। अब यहां बात करें हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, आगे फर्दर रिएक्शन कराते हैं आपके निनहाइड्रिन के साथ, अगेन रिएक्शन करवाते हैं तो ब्लू टू ब्लू वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलता है, इसी बोलते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। अब बात करते हैं आपके अमोनियम सॉल्ट गिव्स ए पॉजिटिव टेस्ट। यस, बिल्कुल सही बात है, अमोनियम सॉल्ट भी एक पॉजिटिव टेस्ट देता है। सम अमाइंस सच एज अनिलीन yield orange to red color which is considered a negative test। तो ध्यान रखिएगा अमीनो एसिड का टेस्ट है निनहाइड्रिन टेस्ट। प्रोलीन, यस ध्यान रखिए, प्रोलीन क्या होता है, 5 मेंबर 2 डिग्री नाइट्रोजन होता है इसमें। हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 2,3 एंड 4 अमीनो बेंजोइक एसिड फेल टू गिव ब्लू कलर। तो निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड का टेस्ट हो, लेकिन ये कौन से अमीनो एसिड नहीं देंगे ये पता होना जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर कौन नहीं देगा, प्रोलीन ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि साइक्लिक होता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होता है वो भी नहीं देता है। 2,3 एंड 4 अमीनो बेंजोइक एसिड यहां पर ये टेस्ट शो नहीं करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट। याद रखिएगा निनहाइड्रिन टेस्ट पेपर में आता है तो ध्यान रखिएगा किसके लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए, यहां पे कार्बोहाइड्रेट के लिए, किसके लिए होता है, तो नाम ध्यान रखना अमीनो एसिड। कौन ये टेस्ट नहीं देता है, तो आपका आंसर होगा प्रोलीन ये टेस्ट नहीं करेगा शो। नेक्स्ट, कॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहां पर अमीनो एसिड के साथ कॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इस तरह से
कॉपर कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, किसके साथ? कॉपर के साथ। रिएक्शन विद कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन यील्ड अ मॉडरेट टू डीप ब्लू लिक्विड और डार्क ब्लू सॉलिड। जी हां, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं टेस्ट फॉर फिनोल। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया फिनोल का। इस साल आपके पास हमेशा बोला जाता है कि यार इस साल हमेशा क्वेश्चन आएगा हमारे पास फिनोल से, तो फिनोल कौन कौन से टेस्ट देता है। तो फिनोल के लिए अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टेस्ट फिनोल शो करेगा, तो देखिए फिनोल में सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे पास कि एज विद एल्कोहल द एसिडिक हाइड्रोजन इन फिनोल कैन बी डिटेक्टेड विद सोडियम हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है, सोडियम के साथ ये भी टेस्ट शो करेगा। बात कर रहा है आपके पास और विद एसिटिल क्लोराइड एंड एस्टर फॉर्म, एस्टर भी फॉर्म कर रहा है। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास यहां पर कैन टेस्ट भी इसका अधिकार है। बिल्कुल सही कहा, कैन टेस्ट में भी क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये ब्राउन और ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका भी अधिकार है कैन टेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर इसको पहले हम जान चुके हैं, सुन चुके हैं, पहले आपने थोड़ी देर पहले बताया था। जी हां, मैंने बताया था कि एल्कीन जो होता है, एल्काइन होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने वहां पढ़ा था। अब यहां पर भी आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ेंगे। बिल्कुल, फिनॉल भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। यहां पर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। व्हाइट कलर का आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ये बात भी बता दूं, एनिलीन भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करती है। अगर पेपर में आएगी ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन कौन शो करता है, तो फिनॉल भी और एनिलीन भी ये टेस्ट शो करेंगे। फिनॉल में जैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना है, वैसे ही एनिलीन में भी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनिलीन बनेगा। ध्यान रखिए बच्चों, डीकलराइज ऑफ ब्रोमीन, यस बिल्कुल सही बात है। दिस इज गुड फॉर वाटर सॉल्युबल फिनॉल। यस बच्चों, आगे बात करते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। मैं बताऊं बच्चों कि फिनॉल को उससे सेपरेट करना है, अगर किसी भी फंक्शन को सेपरेट करना है तो FeCl3 टेस्ट ले लो। कोई बोले कि बताइए यहां पर अगर आपके RCOH एंड आपके यहाँ PHOH है, बताइए इनको कैसे सेपरेट करोगे, तो आपका आंसर आएगा FeCl3। FeCl3 टेस्ट कौन शो करेगा, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, ये करेगा, यस करेगा। तो फिनॉल को अगर आपको सेपरेट करना है, चाहे वो कोई भी ETOH के साथ अगर आप बात करो PHOH, इनको सेपरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है आपको। तो पहला अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैंने ले लिया यहां पे FeCl3, दूसरा मैंने यहां पे लिया सोडियम के साथ, तीसरा मैं यहां पे ले लूं कैन टेस्ट, और चौथा अगर मैं बात कर दूं यहां पर FeCl3 हो गया, Na हो गया, आपके पास ये हो गया। अगर मैं बात करूं तो नन, तो किससे सेपरेट करोगे दोनों को, आंसर होगा FeCl3। तो जरा ध्यान रखिएगा, FeCl3 टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। जी हाँ, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिएगा, इसमें रिएक्शन होती है, इसमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लू, वायलेट, पर्पल, ग्रीन और रेड ब्राउन कलर्स बनता है। गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ AROH, जितने भी AROH है इस टेस्ट शो करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट फॉर इनोल्स, हम इनोल्स जो होते हैं वो भी ये टेस्ट शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विद FeCl3 गिव रेड कलर ओनली व्हेन सैचुरेटिंग विद NH3। ठीक है बच्चों, वैसे दोनों को सेपरेट करना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को, तो आप इसी से करेंगे। आगे बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं। तो याद रखिए बच्चों, हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उनके बारे में एक बार फास्ट अगर रिवीजन के बारे में बात करूं, तो अल्कोहल के टेस्ट कौन कौन से थे, ल्यूकास टेस्ट था, कैन टेस्ट था, विक्टर मेयर टेस्ट था। तीनों टेस्ट ध्यान रखिएगा बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट था, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि हमारे पास क्या था, अल्कोहल के टेस्ट थे। ये तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैंने बोला, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट और कैन टेस्ट, याद है सब लोगों को। फिर मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करूं, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही
टेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से थे आपके पास, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया है और अमोनिया डेरिवेटिव्स लाइक 2,4-DNP टेस्ट, ये दोनों ही एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं। बात आती है यहां पर कौन से टेस्ट में एल्डिहाइड ही पार्टिसिपेट करता है, तो हम बात करते हैं टॉलेंट टेस्ट, बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें केवल एल्डिहाइड ही यहां पर पार्टिसिपेट करता है। एल्डिहाइड के अलावा मैंने कौन कौन से बताए थे जो टॉलेंट टेस्ट देते हैं, और मैंने बताया था फैलिंग और बेंडिक कौन नहीं देता है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड वो टेस्ट शो नहीं करेगा। ओके, फिर हम लोगों ने यहां पर बात करी आपके पास किसके बारे में, या एल्कीन के बारे में। एल्कीन में अनसैचुरेशन टेस्ट था, ब्रोमीनोड टेस्ट था, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट था। फिर हम लोगों ने एनिलीन के बारे में अमाइंस के बारे में बात करी थी, तो अमाइंस में आपने पढ़ा था आपके पास क्या, ऑक्सलेट टेस्ट था। फिर आप लोगों ने हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में बात करी। हिंसबर्ग के बाद हम लोगों ने बात करी हमारे पास लिबरमैन नाइट्रो टेस्ट के बारे में बात करी। यस और नो बच्चों, यहां पर आपके पास मैंने ये बातें आपसे करी थी। फिर इसी बात हमने फिनॉल लिया था। फिनॉल के बाद बात करें तो फिनॉल में आप लोगों को कौन सा बताया था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनोल कौन कौन टेस्ट देता है, ब्रोमीनेटर टेस्ट और FeCl3 टेस्ट, तो इसका अधिकार होता ही है। कैन टेस्ट भी देता है, सोडियम के साथ रिएक्शन भी करता है, कौन, हमारा फिनोल। और लास्ट बात करते हैं लिबरमैन नाइट्रो टेस्ट भी फिनोल देता है। केवल नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। अमीनो एसिड के बारे में बात करी जिसमें निनहाइड्रिन टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था।